बच्चों, आज हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 का को में आप ये हेडिंग देखिए, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। इससे पहले की वीडियोस में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है और किससे बनी होती है। देखिए, हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मतलब जो घटक होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण देख सकते हैं, जिनमें क्या है? प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ये 3 आपको दिखाई देंगे। तो कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका ये क्या होती हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं क्या है? देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब ये सबसे बाहरी परत है और ये पर्यावरण से ये इसको अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। मतलब जो हम बॉडी के लिए या किसी पेड़ पौधों के लिए जो हानिकारक है उन पदार्थों को उसके अंदर नहीं जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कि कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये उसको बचाती है। कोशिका के में पदार्थ की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, ये हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ये जो है आर पार आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले के अध्याय में विसरण क्रिया। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जो भी पदार्थ हैं हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जब ये इस तरीके का पदार्थ उसमें एकत्र हो जाएगा तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता से अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर या बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। इसी तरीके से जब बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, अंदर की सांद्रता ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। देखिए, जल जो है वो भी इसमें आ जा सकता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। मतलब जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसकी गति को परासरण। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही ये जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है, यदि आप इस तरीके से किसी को नमक या शक्कर में रखेंगे तो ये 3 घटकों में क्रिया होगी। पहली, यदि कोशिका को तन विलयन में वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कम दाब है, कम सांद्रता है, इसलिए ये अंदर चला जाएगा। और फिर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें जल के अणुओं कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगा। इस प्रकार शुद्ध परिणाम का यह होगा कि जल कोशिका के अंदर
गया है, इससे कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा पॉइंट है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो। अगर दोनों की सांद्रताएं बराबर होंगी तो क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली से जल कोई शुद्ध गति नहीं होगी, मतलब ना ही अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई है उतनी बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे हम देखेंगे, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्रता है, अगर अंदर मान लीजिए सांद्रता अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन में अतिपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगी उससे कम सांद्रता की ओर जाएगा। चाहे अंदर की सांद्रता कम होगी तो जल अंदर जाएगा, बाहर की सांद्रता कम है जल बाहर आएगी, बराबर होगा तो किसी तरफ नहीं जाएगा। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा, कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार मिश्रण की एक विशिष्ट विधि जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप में देखते हैं। अंडे से परासरण की क्रिया, तो ये अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, अंडे से परासरण की क्रिया कैसे होती है। और या आप खुद से इस क्रियाकलाप को पढ़ सकते हैं, इसमें देखिए और आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि परासरण कैसे होता है, कि आज जिसकी सांद्रता कम होगी हमेशा उधर की तरफ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ढूंढेंगे। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ की कोशिका में कैसे अंदर या बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करना है। कोशिका भित्ति हमारा अगला टॉपिक होगा, अगली वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो देखना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।